हम इंसानों के लिए शायद ही वक्त यानी टाइम से कीमती कुछ हो। हमारे तमाम मामलात टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारे क्या ये पूरी यूनिवर्स भी टाइम से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या हम टाइम को काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसका कोई बिगिनिंग या एंड है? क्या वक्त सबके लिए सेम है, बराबर है? लगता तो ऐसा ही है। फिर क्यों जब हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो वक्त बहुत स्लो होने लगता है? क्या टाइम मशीन बन सकती है? क्या एलियन मौजूद है? यूनिवर्स कैसी बनी? कहाँ पे ये ख़त्म होगी? फिज़िक्स क्या है? ये सारे के सारे सवालात और उसके जवाबात इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम एहसान ख़ान है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें ऐसी हैरत अंगेज़ बातें आपको जानने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। क्योंकि हमने आज स्टीफन हॉकिंग जो एक ग्रेट साइंटिस्ट है उनकी एक बेस्ट सेलर बुक का रिव्यू यानी जायज़ा लेने वाले हैं। आज के दौर का ये आइंस्टाइन यानी स्टीफन हॉकिंग ना सुन सकता है और ना ही बोल सकता है और ना अपने पाँव से चल सकता है, लेकिन लोग उसे आइंस्टाइन के बाद दूसरा बड़ा साइंटिस्ट कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग को डॉक्टरों ने 21 साल की उम्र में बता दिया था कि वो 2 या 3 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकेगा, लेकिन वो बाहिम्मत शख्स 76 साल तक न सिर्फ ज़िंदा रहा बल्कि ऐसे शाहकार तख्लीक किए जिसने साइंसी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ये सारी चीज़ें जानेंगे हम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टीफन हॉकिंग के नज़दीक वो ब्लैक होल थे। फिज़िक्स को भी जानेंगे, क्वांटम फिज़िक्स से लेकर क्लासिकल फ़िज़िक्स तक, और किस तरह से हमारी यूनिवर्स बनी यानी बिग बैंग थ्योरी, स्पेस टाइम क्या है। और स्टीफन हॉकिंग की जो ये बुक है ये बहुत कमाल की बुक है। इस बुक ने सारी की सारी फिज़िक्स को उम्दा तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिज़िक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे ऊपर भी है। फिज़िक्स के बगैर तो हमारी दुनिया डेवलप ही नहीं कर सकती। मेडिकल फील्ड से लेकर इंजीनियरिंग तक और जितनी भी फील्ड है फिज़िक्स के बगैर नहीं चल सकती। फिज़िक्स से केमिस्ट्री है, फिज़िक्स से बायोलॉजी है, फिज़िक्स से इकोनॉमिक्स है। देखो फिज़िक्स क्यों कमाल है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, माइकल फैराडे और टेस्ला इसलिए बड़ा साइंटिस्ट है क्योंकि टेस्ला ने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी दी यानी बिजली, जिससे हमारे एयर कंडीशन, पंखे वगैरह चलते हैं और हम आराम से अपने बिस्तर पर सोए रहते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं और भी बहुत से फ़ायदे उठाते हैं। ये बिजली हमें टेस्ला ने दी और ये टेस्ला का बहुत बड़ा कमाल था। फिर माइकल फैराडे आया, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन कर दिया। माइकल फैराडे बहुत जीनियस थे, गज़ब का दिमाग रखते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं माइकल फैराडे के हवाले से कि माइकल फैराडे पढ़े लिखे नहीं थे। आप यकीन नहीं करेंगे इस पे कि एक ऐसा इंसान जिसने इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन हमें दी, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन की और थ्योरी दी, वो पढ़ा लिखा नहीं था। वो कमाल है ना भाइयों बहनों। इसलिए फ़िज़िक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी जो हमारी कायनात है वो क्या है? मैटर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्टडी होती है उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ? देखो आजकल जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि किसी तरह हमें इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट पोजीशन का पता लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी तेज़ होती है, इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से भागता है कि हम इलेक्ट्रॉन की जो असल पोजीशन होती है हम उसको नहीं देख सकते। अब अगर उसकी असल पोजीशन को हम नहीं देख सकते तो हम इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हम असल में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम सोचते हैं कि इस रीजन, इस इलाके में ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के होने की। मिसाल के तौर पे आपसे एक बिल्ली का बच्चा भाग गया और वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, इसको पकड़ना नामुमकिन है। अब आप क्या करते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली कि इस लोकेशन पे, इस इलाके में, इस पॉइंट पे हो सकता है कि बिल्ली का बच्चा मौजूद हो। हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे पूरी यूनिवर्स, जो आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में चल रही हैं वो सब इसी की बदौलत हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाए जिस पे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, फिर पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। पता नहीं क्या होगा, ये तो उस वक्त पता चलेगा।
इलेक्ट्रॉन के पास दरअसल में करोड़ों अरबों का ख़जाना है। अगर उसकी पोजीशन का हमें पता चल गया तो हम उस ख़जाने को लूट सकते हैं। तो ये फिज़िक्स होती है भाइयों। अब फिज़िक्स दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक मॉडर्न फिज़िक्स और दूसरी क्लासिकल फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स जो 11th और 12th में हमें पढ़ाई जाती थी, जो न्यूटन के लॉज वगैरह होते थे, वो सब क्लासिकल फ़िज़िक्स होती है। क्वांटम फ़िज़िक्स जो मैंने पहले आपको बताई, ये पार्टिकल की स्टडी होती है। पार्टिकल की स्टडी ऐसी होती है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को देख लेते हैं और फिर उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स। आसान है, कोई इतना भी मुश्किल नहीं है, और वैसे भी थोड़ी बहुत मुश्किल तो होगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स में फ़र्क क्या होता है। देखिए, क्लासिकल फ़िज़िक्स ये कहती है कि आपके पास एक बॉल है, यानी गेंद। वो बॉल आपने किसी दीवार पे मार दी तो क्या होगा, बॉल वापस दीवार से टकराने के बाद आपके पास फिर से आ गई। लेकिन क्वांटम फिज़िक्स ये कहती है कि 100% में से 0.005% चांसेस है कि वो बॉल जो आपने दीवार पे मारी थी वो दीवार को पार कर जाए। भैया कैसे, दीवार को कैसे पार करेगी? होता दरअसल ये है कि हम क्वांटम फिज़िक्स में वेव फंक्शन की बात करते हैं। अब ये वेव फंक्शन क्या होता है? जैसे आपका सरनेम है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन क्वांटम फिज़िक्स में मैथमेटिकली किसी पार्टिकल की वेव की कैरेक्टरिस्टिक को बयान करती है। वेव फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं और असल में क्वांटम फिज़िक्स में इक्वेशन होती है। इक्वेशन को दरअसल सॉल्व किया जाता है। इन इक्वेशन को सॉल्व करके फिर हम इसका वेव फंक्शन निकाल लेते हैं। फिर जब वेव फंक्शन निकल जाता है, फिर हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद अरिस्टोटल और न्यूटन ने ये कहा कि टाइम एब्सोल्यूट है, यानी टाइम सबके लिए हर जगह पे सेम है। न्यूटन ने बोला नहीं, टाइम अलग अलग है। स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक में लिखता है कि मान ले कि एक ट्रेन है, आप उस ट्रेन में बैठे हैं, वो ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से दौड़ रही है। अब ट्रेन में आपको छोड़ने के लिए आपका भाई आया है। उस वक्त 11 बज रहे थे। आपका भाई 11 बजे आपको ट्रेन में बिठाता है। अब ट्रेन लाइट की स्पीड से चल पड़ी। 1 घंटे बाद वो ट्रेन दोबारा उसी जगह पे आके रुक गई जहाँ से पहले आप ट्रेन में बैठे थे और आपका भाई आपको छोड़ने के लिए आया था। जैसे ही आपने ट्रेन का दरवाज़ा खोला, आपने बाहर देखा, तो आप ये देखकर हैरान परेशान रह गए कि आपका वही भाई जो आपको 1 घंटे पहले ट्रेन में छोड़ने के लिए आया था, वो अब 100 साल का हो गया है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में। असल में ट्रेन के अंदर टाइम स्लो चल रहा था, क्योंकि ट्रेन लाइट की स्पीड से चल रही थी, और ट्रेन से बाहर जो टाइम था वो फास्ट चल रहा था। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी हो, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो आगे स्टीफन हॉकिंग अपनी बुक में लिखता है कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी। दोस्तों, बिग बैंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। साइंटिस्ट हिबल ने ये सोचा कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, तो हो सकता है कि ये यूनिवर्स शुरू में बिल्कुल एक डॉट यानी नुक्ता हो। जैसे देखें, एडमंड हिबल ने ये देखा। पहले उसने यूनिवर्स को देखा, फिर गैलेक्सीज, फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल, फिर ब्लैक होल। एडमंड ने सोचा कि इन तमाम चीज़ों की कोई ना कोई शुरुआत तो हुई होगी। जाहिर है इन चीज़ों को देखने के लिए, यानी यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई ये जानने के लिए उनको टाइम के पीछे जाना पड़ा। अब टाइम को वो पीछे कैसे ले गए, ये असल में रियलिस्टिक इक्वेशन है, और वो है m0 - v²/c²। ये इक्वेशन आपको टाइम ट्रेवल करवाती है बिल्कुल। इसलिए आइंस्टाइन को जीनियस कहा जाता है, क्योंकि आइंस्टाइन की इस इक्वेशन ने पूरी की पूरी फिजिक्स को चेंज कर दिया। रिलेटिविटी का मतलब होता है लाइट की स्पीड, और जहाँ लाइट की बात आती है वहाँ टाइम स्लो चलने लगता है। देखो, टाइम बहुत सी चीज़ों पे अफेक्ट करता है। किसी चीज़ का अगर मैस हो तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। ग्रेविटी से टाइम अफेक्ट होता है। देखिए, मैस जो है वो स्पेस में मैस होता है। जैसे ये ग्रेविटी के कनेक्शन में आता है तो वो वेट बन जाता है। मिसाल के तौर पर हम वेट हैं, लेकिन जब हम स्पेस में जाएंगे तो हम मास बन जाएंगे। आप पिरामिड को देखें, पिरामिड में जब आप दूर खड़े होके
देखोगे तो आपको लोग स्लो मोशन में चलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा मैस होगा वहाँ ये टाइम स्लो चलता है। देखो, टाइम यानी वक्त क्या है किसी को नहीं पता, उसकी जो असल डिफिनीशन है वो अब तक किसी ने भी हमें नहीं बताई। टाइम चलता तो है जैसे अब चल रहा है, लेकिन कोई सही तरीके से टाइम को डिफाइन नहीं कर सका। साइंटिस्ट टाइम को पीछे लेके गए बिग बैंग को देखने के लिए। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने पूरी दुनिया को एक गेंद यानी बाल में कन्फाइन कर लिया। अगर मैंने पूरी दुनिया को एक बाल में बना लिया, एक बाल में कन्फाइन कर लिया, यानी पूरी दुनिया को एक बाल बना लिया, तो उसकी डेंसिटी भी होगी और बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी। समझ गए ना? देखो ना, अगर आपको मैं एक छोटा सा गेंद बना लूँ तो आप सोचिए आपकी डेंसिटी कितनी होगी और कितनी होनी चाहिए, ये आप बेहतर बता सकते हैं। और एक दिन क्या होगा कि वो गेंद अनस्टेबल हो जाएगी। जाहिर है उसके अंदर पार्टिकल मौजूद है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, पुल करेगी, एकदम से वो फटेगा। जब एक्सप्लोर होगा तो पूरा का पूरा मैटर यूनिवर्स में फैल जाएगा। और दूसरी बात, ये जो स्पेस है वो बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, पहले ये नहीं था। स्पेस पहले मौजूद नहीं था, बिग बैंग हुआ तब स्पेस बना। पहले सिर्फ सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं? वो पॉइंट जहाँ पे बिग बैंग हुआ, एक छोटा सा पॉइंट एकदम से एक्सप्लोर हुआ भयानक तरीके से, और उसके बाद यूनिवर्स बनना शुरू हुई, स्टार, गैलेक्सीज वगैरह वगैरह। और जैसे ही एक्सप्लोर हुआ और जैसे ही वो पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी पे जो था वो एक्सप्लोर हुआ, टाइम भी बनना शुरू हुआ उसी वक्त। पहले टाइम नहीं था। और कुछ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बनना शुरू हुए। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रुकेगी भी। यानी जब ये फैल रही है तो एक दिन आएगा कि ये रुक भी जाएगी, और जब ये रुकेगी तो तब बिग क्रंच होगा। बिग बैंग, बिग क्रंच, ठीक है। बिग बैंग तो आप समझ गए। अब बिग क्रंच क्या होता है? बिग क्रंच का मतलब ये है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है और फिर वापस दोबारा रुक कर उसी नुक्ते पे आएगी जहाँ से वो शुरू हुई थी, यानी वो छोटा जो पॉइंट था, सिंगुलैरिटी। ग्रेविटी सारे पार्टिकल को कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और फिर वापस सिंगुलैरिटी पे वापस आएगी। फिर बिग बैंग होगा, फिर बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, ये होता रहेगा। इसको कहते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, ऑसिलेटिंग थ्योरी। और भी बहुत सी थ्योरीज है, लेकिन काबिल कबूल थ्योरी जो आजकल चल रही है वो बिग बैंग है। देखें, जब बिग बैंग हुआ तो उस वक्त हमारी ज़मीन काफ़ी गर्म थी, शोले निकल रहे थे उससे। उस वक्त ज़मीन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी और फिर एटमॉस्फेयर बना। हम जो ज़मीन पे हैं सही सलामत, ये एक्टिव एटमॉस्फेयर की वजह से है, ओजोन लेयर की वजह से। देखें, मार्स पे लाइफ नहीं है, ज़िंदगी वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर एक्टिव नहीं है। पहले मार्स पे ज़िंदगी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त मार्स के एटमॉस्फेयर एक्टिव था, अब वो ठंडा हो चुका है। हमारे अर्थ के सेंटर में कोर होता है, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो एटमॉस्फेयर बनाती है, और जब कोई ख़तरनाक रेडिएशन ज़मीन की तरफ आती है तो उससे वो हमारी हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोर ठंडा हो गया, अभी नहीं होगा, अभी तो हमारा यूनिवर्स जवान है, और स्टार, सितारा जब बनता है तो कभी न कभी वो ख़त्म भी होता है। हर चीज़ की एक उम्र होती है और वो उम्र गुजारने पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जब वो स्टार अपनी उम्र गुजार देता है और जब वो ख़त्म होने लगता है तो वो छोटे से टाइम में कन्फाइन हो जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, और इसको कहते हैं हम ब्लैक होल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखेंगे क्या होता है। बिग बैंग और बिग क्रंच तो आपको समझ आया होगा। स्पेस क्या होता है? जहाँ पे आपको मैटर नज़र आता है। 90% अभी हम फिज़िक्स को नहीं जान सके। 90% जो है वो डार्क मैटर है, जो हमको दिखता नहीं, वो डार्क मैटर है, और हमको ये पता भी नहीं है कि आगे है क्या। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक फोर्स है जो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को चला रही है। कुछ तो है। आप एक ऐसी चीज़ सोचें, हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल का एक मैकेनिज़्म है, हमारे जिस्म का एक मैकेनिज़्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मैकेनिज़्म है, हर एक बॉडी का मैकेनिज़्म है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया। अल्लाह तो है, कहीं ना कहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो स्पेस टाइम को हम एक साथ लेके चलते हैं। अगर ज़मीन पे किसी चीज़ को आपने लोकेट करना है, उसको जानना है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स जानने चाहिए, XYZ, 3 डायमेंशन। लेकिन स्पेस में 4 डायमेंशन है। 4 डायमेंशन कौन सी है? टाइम। टाइम
जो होता है वो 4 डायमेंशन है, इसलिए स्पेस टाइम पूरा जाता है, इसलिए स्पेस टाइम को हम स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस टाइम को आइंस्टाइन ने मिलाया था, इसलिए तो उसको जीनियस बोला जाता है। देखिए ये डायग्राम, इसको आइंस्टाइन ने बनाया। इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आप एक चादर लें और उसको पकड़ लें चारों तरफ, उसके अंदर एक पत्थर डाल दें या जो भी हो उसमें डाल दें, तो वो चादर स्ट्रेच हो जाएगी चारों तरफ। जब चादर स्ट्रेच होगी तो चादर का हर एरिया स्ट्रेच होगा। तो आइंस्टाइन कहता है स्पेस जो है वो एक चादर है और ज़मीन सूरज उसमें पत्थर की तरह पड़े हुए हैं, और स्पेस स्ट्रेच किए और उसने स्पेस को स्ट्रेच किया हुआ है बिल्कुल सेम चादर की तरह। आइंस्टाइन ने यह कहा कि लाइट बेंड हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। अगर लाइट बेंड होती है तो जाहिर है उसका असर टाइम पे भी होगा, टाइम में चेंजेस आएगी। अब क्या करते हैं हम वेव छोड़ते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। जैसे समंदर की वेव होती है वैसी ही ग्रेविटेशनल वेव होती है। ग्रेविटेशनल वेव छोड़ी जाती है जिसकी वजह से टाइम में ज़बरदस्त फ़र्क आता है। और स्पेस टाइम की डायमेंशन में फ्यूचर और पास्ट का फ़र्क कर सकते हैं। मतलब हम फ्यूचर और पास्ट तक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम टाइम्स कोन बनाते हैं। आप देख सकते हैं एक कोन बना हुआ है। होता क्या है, फ़र्ज़ कीजिए कि अभी के अभी हमारा सूरज ख़त्म हो गया, फ्यूज़ हो गया। क्या लगता है आपको अभी पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर सूरज हमारा अभी ख़त्म हुआ है, आपको शायद 1 साल बाद पता चले, क्योंकि ये वेव पहुँचते पहुँचते सालों लग जाएगी। देखो टाइम क्या होता है। यहाँ स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हम टाइम को 3 एरो से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला थर्मोडाइनमिक एरो ऑफ टाइम। वो टाइम होता है जिसमें डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। मतलब क्या, एक कप है वो टेबल पे पड़ा है, कप जो था वो टेबल से गिर के टूट गया, यानी डिसऑर्डर हो गया तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये लॉ बोलता है जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज़्यादा डिसऑर्डर होगा। दूसरी वो ये बताता है कि एक साइकोलॉजिकल एरो होता है जो ये बताता है कि हमको पता तो है कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन क्या है टाइम हमको ये नहीं पता। तीसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम होता है, ये बोलता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है लेकिन कंट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ये 3 तरह की टाइम वार्प है। एक तरह से टाइम की डिफिनीशन है। फिजिक्स अब बोलती है कि अगर आप इतना टाइम को समझते हैं तो पास्ट और फ्यूचर में जाके चीज़ों को चेंज क्यों नहीं करते। लेकिन हम तो ये नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि फिजिक्स के लॉज इसको रोकते हैं। वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो फाइनली ये पार्ट 1 का एंड हो गया। तो दोस्तों हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। आप तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।